हेलो दोस्तों, किडनी के इस तीसरे वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वेस्कुलर सेगमेंट्स ऑफ किडनी के बारे में। डिटेल्ड एट्रियल सप्लाई ऑफ किडनी एंड इट्स क्लिनिकल एंड अप्लाइड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट्स ऑफ द किडनी की। इनको हम वेस्कुलर सेगमेंट्स ऑफ किडनी भी बोलते हैं, बताऊंगा क्यों बोलते हैं। सबसे पहले आप यूँ समझिए कि एक किडनी हमारे पास है और हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो बिल्कुल मिड से हम उसे काट के लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे और एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब सेगमेंट्स ऑफ द किडनी समझने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीरियर पार्ट को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे वो सुप्रारीनल ग्लैंड अटैच हो रही थी ना, अपर पोल, उसको तो हम बोल देंगे एपिकल पार्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट है एंटीरियर पार्ट में से एपिकल को हटाने के बाद, उसको हम बोल देंगे अपर, मिडल एंड लोअर सेगमेंट। यानी कि एंटीरियर को हमने चार सेगमेंट में बांट दिया, एपिकल सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिडल सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। और जो पीछे का पोस्टीरियर था उसको बांटना नहीं है, वो पूरा का पूरा पोस्टीरियर ही प्रेजेंट है। दोस्तों, ये फर्स्ट डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा कि एंटीरियर को हम चार पार्ट में किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, और जो पोस्टीरियर वाला है उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे एक साइड व्यू बनाया हुआ है। साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर सेगमेंट है जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट है। अब दोस्तों बात करेंगे वेस्कुलर सेगमेंट्स क्यों कहा इसे। दोस्तों, वेस्कुलर सेगमेंट यानी कि वो सेगमेंट जो कि आर्टीरियल सप्लाई को करस्पॉन्ड करे, आर्टीरियल सप्लाई के हिसाब से अरेंज्ड हो। तो जो रीनल आर्टरी होती है वो जब हाइलम पे एंटर करती है किडनी को सप्लाई करने के लिए, तो वो भी इन सेगमेंट्स की तरह ही डिवाइड होती है। यानी कि उसके भी एंटीरियर डिवीजन होता है, पोस्टीरियर डिवीजन होता है, और एंटीरियर फिर चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एपिकल सेगमेंटल आर्टरी, अपर सेगमेंटल आर्टरी, मिडल सेगमेंटल आर्टरी एंड लोअर सेगमेंटल आर्टरी। इसी तरह से जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पूरे के पूरे पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई कर देता है। तो इसीलिए हम इन्हें, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो आर्टीरियल सप्लाई को करस्पॉन्ड करते हैं, इसी वजह से इन्हें हम वेस्कुलर सेगमेंट्स ऑफ द किडनी भी कहते हैं। बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई की डिटेल में, तो ये तो हमें पता ही है कि रीनल आर्टरीज जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिनेट होती है, और इनके ओरिजिनेशन का जो लेवल होता है वो होता है बिटवीन L1 एंड L2, जो इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट है वहाँ से। दोस्तों, यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि चूंकि लेफ्ट जो किडनी थी वो थोड़ी सी ऊपर थी, राइट वाली थोड़ी सी नीचे है लीवर की वजह से, तो उसी तरह से सेम का सेम रिफ्लेक्शन हमें आर्टरीज में भी देखने को मिलने वाला है। जो लेफ्ट रीनल आर्टरी होती है वो स्लाइटली हायर लेवल पे प्रेजेंट होती है। अब हमने बात कर ली कि एब्डोमिनल एओर्टा से आर्टरी कौन से लेवल पे निकल रही है, रीनल आर्टरी। अब वो किडनी के पास आएगी और किडनी में प्रेजेंट होता है हाइलम, मीडियल बॉर्डर पे बिल्कुल मिड में एक हाइलम प्रेजेंट होता है। हाइलम को हमने एंट्री गेट ऑफ द किडनी बोला हुआ है। तो आर्टरी को किडनी को सप्लाई करना है तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो हाइलम पे आने के बाद जिस तरह से हमने वेस्कुलर सेगमेंट की बात करी थी उसी तरह से आर्टरी भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। रीनल आर्टरी का दो डिवीजन हो गए। अब जो एंटीरियर वाला डिवीजन है वो फिर फर्दर चार सेगमेंट के हिसाब से चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एपिकल सेगमेंटल आर्टरी, अपर सेगमेंटल आर्टरी, मिडिल सेगमेंटल आर्टरी एंड लोअर सेगमेंटल आर्टरी। इसी तरह से जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई करता है। अब थोड़ी और डिटेल में बात की जाए कि हमने सेगमेंट तक तो पहुंच गए, पूरी किडनी का हमने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अब सेगमेंट के लिए एक सेगमेंटल आर्टरी होती है, ये हमें पता है। अब हम उसको भी आगे बढ़ते हैं कि हमने तो किडनी में ग्लोमेरुलस और अफेरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल ये सब पढ़ा है, बिल्कुल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन में। तो वहां तक ये आर्टरी कैसे पहुंचेगी, किस किस चीज में डिवाइड होगी, तब जाके ये एफरेंट आर्टरियोल बना लेगी। तो उस चीज को समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेगमेंटल आर्टरी है, वो कोई सी भी सेगमेंटल हो सकती है। सपोज करिए पोस्टीरियर सेगमेंटल है या वो एपिकल सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी आगे डिवाइड करेगी और बना लेगी लोअर आर्टरी। फिर जो लोअर आर्टरी होगी दोस्तों वो बनाएगी इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी की क्या खास बात है, ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ना उसके बीच में रन करती है, यानी कि दो पिरामिड के बीच में एक इंटरलोबर आर्टरी मिलेगी। फिर ये बना लेगी आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी क्या होती है कि पिरामिड के बीच में रन करने के बाद इंटरलोबर आर्टरी जो आर्टरी की ब्रांच देगी वो होगी आर्क्यूएट आर्टरी, और ये पिरामिड के बेस के पैरेलल होती है, अलोंग द बेस ऑफ पिरामिड ये
प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी की, वो आर्क्यूएट आर्टरी की ब्रांच है, और इंटरलोब्यूलर से ही फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स निकलते हैं। तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट हो गया। अब इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में हमें रीनल पिरामिड्स दिख रहे हैं और रीनल कैप्सूल दिख रहा है। लोबर आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ सेगमेंटल आर्टरी, ये हमें पता है। इसके बाद हम देखें तो लोबर आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी रन्स बिटवीन द पिरामिड, रीनल पिरामिड के बीच में ये रन करेगी, और इसके बाद ये जब पिरामिड के बेस के पास पहुंचेगी तो ये पिरामिड के बेस के अलोंग, बेस के पैरेलल आर्टरी की ब्रांच दे देगी, जो कि है आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी इंटरलोबर आर्टरी। फिर आर्क्यूएट आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी जिनको हम बोलेंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और यही इंटरलोब्यूलर आर्टरी आगे जाके फिर डिवाइड होगी और बना लेगी एफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल्स आर द इनपुट ब्लड सप्लाई फॉर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के लिए जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए वो एफरेंट आर्टीरियोल से ही आता है। अब ये फ्लो चार्ट हमें बताता है दोस्तों कि एफरेंट आर्टीरियोल तक तो ब्लड आ गया, पर इसके बाद इसका क्या होगा, तो हमें पता है कि इसके बाद इसकी होगी फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग के लिए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मौजूद है, जो कि होता है ग्लोमेरुलस, जहां से ब्लड छनके और आगे पोडोसाइट से होते हुए बोमेस कैप्सूल इसे कलेक्ट कर लेता है, और फिर आगे वो कलेक्टिंग अपरेटस बन जाता है। लेकिन हम अभी स्टिक है वेन्स और आर्टरीज के प्रति, यानी कि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उसका आगे क्या होगा। तो उसका आगे क्या होता है कि वो वापस जैसे एफरेंट आर्टीरियोल आया था, फिर टफ्ट ऑफ कैपिलरी बना था, ये आगे जाके बना लेगा इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल और आगे जाएगा और पीसीटी और डीसीटी के अलोंग, जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है हमारे पास दोनों, उनके अलोंग बना लेगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्स। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्स जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लड का फ्लो जो होता है इसमें वो बिल्कुल पीसीटी और डीसीटी के अराउंड हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी एक्सचेंज होने हैं वो अच्छे तरीके से हो पाते हैं। पीसीटी में आप जानते होंगे कि 65% जो न्यूट्रिएंट्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस में ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद ये जो प्लेक्सस होता है ये बना लेता है इंटरलोब्यूलर वेन, और फिर इंटरलोब्यूलर वेन फर्दर बना लेती है सेम की सेम उसी तरह से जैसे हमने आर्टरीज पढ़ी थी, उसी तरह से इंटरलोब्यूलर वेन जो है वो आर्क्यूएट वेन बनाएगी। आर्क्यूएट फिर आगे चल के पूरा का पूरा सेम, और अल्टीमेटली वो बना लेगी रीनल वेन। बीच में जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि वो जो बीच की वेन जो मैंने नहीं बोली है, जो मैंने आर्टरी में बता चुका हूँ, वो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है। इसके बाद अल्टीमेटली आपको रीनल वेन मिल जाएगी, और रीनल वेन फिर हमेशा की तरह इंफीरियर वेना केवा में जाके ड्रेन कर देगी। बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इस पूरी की पूरी किडनी का क्लिनिकल एंड अप्लाइड पार्ट। तो इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है रीनल एंड यूरेट्रिक कैलकुली, या जिसे हम कॉमन रीनल स्टोन या यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन भी बोलते हैं। अब ये होते क्या है, तो दीज स्टोन्स आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, यूरिएट एंड सोल्यूबल सॉल्ट्स। यानी कि ये जो मैंने नाम लिए कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और यूरेट और सोल्यूबल सॉल्ट्स, इनके एग्रीगेशन से बने हुए जो स्टोन्स हैं, जो एग्रीगेट है, वही रीनल स्टोन कहलाता है। और दोस्तों इनके अंदर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये एग्रीगेशन हुआ क्यों? नॉर्मली दोस्तों ये एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर किसी कारण से किडनी में कोई एब्नॉर्मलिटी होने की वजह से अगर यूरिन के अंदर या जो किडनी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उनके अंदर इन सब्सटेंसेस का अमाउंट एक सर्टेन लिमिट को एक्सटेंड कर जाता है, उसके बियॉन्ड चला जाता है, तो फिर स्लाइटली अगर पीएच में भी उस टाइम पे वेरिएशन हो गया तो इनके एग्रीगेट, इनके जो प्रेसिपिटेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं रीनल स्टोन। ये मेल और फीमेल में किससे ज्यादा कॉमन है दोस्तों? ये मेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से भी ज्यादा होते हैं। यानी कि जिन पर्सन्स में सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिनमें एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी काफी कम रहती है, तो उनमें रीनल स्टोन्स हो इसके चांस काफी ज्यादा है। और दोस्तों ये रीनल स्टोन हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? तो हमने जो पूरी किडनी का अपरेटस पढ़ा हुआ है उसमें ये स्टोन्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो ये हमें नंबर 1 रीनल कैलिसेस, जो मेजर माइनर कैलिस होते हैं, वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद वो यूरेटर में देखने को मिलते हैं। यूरेटर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरेटर में बहुत सारे कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ एनाटॉमिकल कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं और कुछ बन जाते हैं। तो वो जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं उन पे ये जो रीनल स्टोन से रुक सकते हैं
और प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, वहाँ पे भी ये रीनल स्टोन्स लॉज हो सकते हैं। बात करते हैं सेकंड एब्नॉर्मलिटी की। असल में ये एम्ब्रियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी है, हॉर्स शू किडनी। इसमें होता क्या है, जो लोअर पोल्स ऑफ बोथ द किडनीज है, राइट और लेफ्ट किडनी के जो लोअर पोल हैं वो फ्यूजन हो जाता है उनका। और फ्यूजन होने की जैसे जैसे थायराइड ग्लैंड में भी दो लोब है और फ्यूज्ड है, तो बीच वाले पार्ट को हम इस्तेमस बोलते हैं ना, उसी तरह से किडनी में भी जो फ्यूजन हो गया लोअर पोल्स का, उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है उसे यहाँ पे भी इस्तेमस बोला जाता है। और ये जो इस्तेमस होता है ये यूरेटर के पीछे लाई करता है, यानी कि इसके ऊपर से ही वो दोनों यूरेटर जो है फ्लैंक करके और यूरिनरी ब्लैडर में डिप करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो हॉर्सशू किडनी है काफ़ी स्टेबल होती है, मतलब कि ये ऊपर और नीचे रन नहीं करती है, लेकिन फिर भी है तो एब्नॉर्मलिटी। बात करते हैं थर्ड एब्नॉर्मलिटी की। यह है कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो किडनी का फिल्टरिंग अपरेटस है और जो कलेक्टिंग अपरेटस है, फिल्टरिंग अपरेटस और कलेक्टिंग अपरेटस, इन दोनों के बीच का कनेक्शन प्रॉपर नहीं होता है या बन ही नहीं पाता है। यानी कि डीसीटी तक तो मामला क्लियर है, डीसीटी तक ब्लड आएगा, फिल्टर होएगा, सारे रीअब्जॉर्प्शन वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन डीसीटी के बाद जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को उससे फिल्ट्रेट जो यूरिन बना है उसे कलेक्ट करना था, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी, वहां पे हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी। इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोमेरुलस और पूरा का पूरा जो शुरू का अपरेटस है डीसीटी तक, वो तो उसका काम कर रहा है, यानी कि वो तो यूरिन बनाता जा रहा है, लेकिन किडनी से बाहर वो यूरिन निकल ही नहीं रहा है। इसकी वजह से क्या वहां पे सिस्ट डेवलप हो जाएंगे और इसी से इसका नाम आया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ एब्नॉर्मलिटी की, जो कि है रीनल एजेनेसिस। एजेनेसिस यानी कि ना बनना या कि फॉर्म होने से चूक जाना, यानी कि किडनी जो है वो बनी ही नहीं। ये 1 in every 500 केसेस, यानी कि हर 500 लोगों में से एक में ये बीमारी होती है, रीनल एजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि किडनी नहीं बनती है, एक साइड की किडनी नहीं बनी, राइट साइड की नहीं बनी, लेफ्ट साइड की नहीं बनी, ऐसा होता है। और ये क्यों हुई, तो ये एब्नॉर्मलिटी जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकली है, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट से फिर एक यूरेट्रिक बड निकलती है और यूरेट्रिक बड जो है वो मेटानेफ्रोज में जाती है और वहाँ पे बनाती है किडनी। तो ओवरऑल बात ये रहती है कि यूरेट्रिक बड अगर बन गई, यूरेट्रिक बड अगर बन रही है तो किडनी बनेगी, तो अगर ये यूरेट्रिक बड ही ना बने तो किडनी नहीं बनेगी। तो इसीलिए रीनल एजेनेसिस में क्या होता है कि यूरेट्रिक बड फेल्स टू डेवलप। इसीलिए कहा जाता है कि a physician is never advised to assume that the patient has 2 kidneys। उसे कभी भी नहीं मानना है कि पेशेंट में 2 किडनी है, हमेशा पाल्पेट करके एग्जामिनेशन करके ये फैक्ट जो है वो पता लगाना है कि उसके पास 1 किडनी है पर्सन के पास या 2 किडनी। क्योंकि कई बार क्या होता है हमें किडनी निकालनी पड़ जाती है, अब मान लो उसके पास 1 ही किडनी है और वो हमने निकाल दी तो पर्सन के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए सर्जन्स को भी बोला जाता है कि जब आप भी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके पहले आप भी, फिजिशियन ने तो देख ही लिया है, पर आप भी अपनी तरफ से एक बार एग्जामिनेशन करें कि इसके पास 1 किडनी है कि 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए या हमारे चैनल के लिए कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी एक टेस्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसे टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करें, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों अगर इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आप इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।